अस्सलामुअलैकुम। भारत के सूबे उड़ीसा में एक साली शहर है जिसका नाम पुरी है। यह शहर पुरी एक तरह से तीर्थ यात्रा है। यहाँ मंदिरों की इतनी बहुतायत है कि कदम कदम पर मंदिर दिखाई देते हैं। मंदिरों के अलावा वहाँ ऐसे इदारे भी हैं जो धर्म कर्म के अलावा योगा, रात में शक्ति की तालीम और तरबियत भी देते हैं। इन इदारों के उस्ताद गुरु और उस्तादों के उस्ताद महागुरु कहलाते हैं। गुरु का दर्जा उन्हें दिया जाता है जो योगा की मशकों में महारत हासिल करते हुए तकरीबन 2 घंटे तक सांस रोकने के आदी हो जाती हैं। उनकी सेहत काबिल रश्क और जिस्मानी कुव्वत हैरत अंगेज़ होती है। उनसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ महागुरु होते हैं जो कई घंटों तक सांस रोकने में महारत हासिल कर लेते हैं और कई घंटों तक योगा को कोई मुश्किल तरीन आसन जमाए रखते हैं। रेत, कंकर और लोहे के ज़रात के अंबार में जॉगिंग करते हैं और इस अंबार में घूंसों और कराटों के हाथ मारते हैं। हत्ता के दहकते हुए अंगारों में भी जल्दी जल्दी हाथ पांव डालते और निकालते रहते हैं। यूं दुश्वार गुजार मशकों की आग में कुंदन बन जाते हैं। शहर पुरी में ऐसे कई इदारे थे जहाँ ये हुनर सीखने वाले बरसों रहकर पूजा पाठ करते और तरह तरह की तरबियत हासिल करते। इनमें 2 इदारे बहुत मशहूर थे। एक इदारे के गुरु को महागुरु मानक जातियों कहा जाता था। दूसरे इदारे के महागुरु का नाम धनराज पांडे था। तकरीबन 2 बरस पहले महागुरु मानिक जातियों ने आलमी माहिरीन और आलमी प्रेस की मौजूदगी में 6 घंटे तक सांस रोककर तमाम इदारों के मुकाबले में बरतरी हासिल की थी। इस शहर पुरी का दूसरा बड़ा इदारा किसी से कमतर नहीं रहना चाहता था। दूसरे बरस महागुरु धनराज पांडे ने ऐलान किया कि वो 7 घंटों तक सांस रोकने का मुजाहरा करेगा। ये बहुत ही चौंका देने वाला ऐलान था। इसके लिए वक्त और तारीख मुकर्रर की गई। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से माहिरीन, प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स आए। समुंदर के साहिल पर लाखों अफराद का हजूम था। इनमें महाराज सूर्यराज और उसका हमशक्ल भाई गुरुदेव धर्मराज भी शामिल था। मुजाहरा करने वाले धनराज पांडे उनका महागुरु था। उन्होंने उसी के आश्रम में रहकर योगा में महारत हासिल की थी। महागुरु धनराज पांडे इन दोनों भाइयों से खुश था क्योंकि इन्होंने योगा के अलावा बड़ी लगन से टेलीपैथी का इल्म भी हासिल किया था। महागुरु ने टेलीपैथी के इल्म पर तवज्जो नहीं दी थी। वह नौजवानी ही से सांस रोकने की मशकों पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सरफ करता आया था। उसका असूल था कि आदमी को एक ही हुनर में हर पहलू से मुकम्मल महारत हासिल करनी चाहिए। वो दोनों भाई महाराज और गुरुदेव महारत के एतबार से नायल थे। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट तक सांस रोक सकते थे और टेलीपैथी इस हद तक जानते थे कि दूसरों के दिमागों में पहुंचते थे, मगर अपने दिमागों में आने वालों को अपने चोर ख्यालात पढ़ने से बाज नहीं रख सकते थे। बहरहाल 7 घंटों तक सांस रोकने का मुजाहरा करने के इंतजामात समुंदर के साहिल पर किए गए। वहाँ एक बड़ा सा गड़ा खोदा गया। महागुरु धनराज पांडे की उम्र 50 बरस होगी, लेकिन वह ऐसा कद्यावर और सेहतमंद था कि 25-30 बरस का जवान लगता था। वो एक आहनी तख्ते पर आकर बैठ गया, फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ध्यान ध्यान में डूब गया। कई पहलवानों ने उस आहनी तख्ते समेत उसे उठाया और गड्ढे में उतार दिया। लोगों का हजूम उस जगह से दूर था। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बड़े सख्त इंतजामात किए गए। इस गड्ढे से ज़रा फासले पर बड़े बड़े ममालिक के माहिरीन, प्रेस रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, डॉक्टर्स और कैमरे मौजूद थे। सब लोग अपनी अपनी घड़ी देख रहे थे। जब सुबह 6 बजने में 2 मिनट रह गए तो चंद अफराद इस बड़े से गड्ढे को लकड़ी के चौड़े तख्तों से ढांपने लगे। महागुरु ज़मीन के अंदर उन लकड़ियों के नीचे छुप गया। ऊपर से कुदाल के जरिए मिट्टी डाली जाने लगी। मिट्टी की तह इतनी मोटी थी कि वहां से हवा गुजरकर लकड़ी के तख्तों के आर पार नहीं जा सकती थी। महागुरु सांस नहीं ले सकता था। दूसरे अल्फाज में उसे जिंदा दफन कर दिया गया। अगले 7 घंटे सस्पेंस से भरपूर थे। ना जाने 7 घंटों के बाद वो जिंदा किए जाने वाला जिंदा बरामद होगा या नहीं। घंटे 2 घंटे की बात नहीं थी। जितने महागुरु थे वो उतनी देर तक बासानी सांसें रोक लिया करते थे, लेकिन 7 घंटे तक रोकना गोया मौत को दावत देना था। उसके मुखालिफ इदारे का महागुरु मानिक अपने चेलों के साथ आया हुआ था। वो लकड़ी का एक तख्त बिछाकर आराम से बैठकर ये पेशगोई कर चुका था। 7 घंटों तक सांस रोकना बच्चों का खेल नहीं है। वो बेचारा महागुरु धनराज पांडे मेरे मुकाबले में ऊंचा रहने के लिए मरने गया है। उसके क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लो। उसकी ऐसी बातों पर महागुरु धनराज पांडे के चेलों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन महागुरु ने पहले ही तमाम चेलों को समझा दिया कि मुखालिफ पार्टी वाले ख्वाह कैसे ही ताने दें, वो उनके जवाब में सब्र से काम लेते रहे। वक्त गुजरता रहा। 7 घंटे पूरे होने वाले थे। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। 7 घंटे पूरे होने से 2 मिनट पहले उसके चेले कुदालों से मिट्टी हटाने लगे। मिट्टी के हटने के बाद लकड़ी के तख्ते दिखाई दिए। वो इन तख्तों को जल्दी जल्दी उठाकर एक तरफ फेंकने लगे। वो दिखाई दे रहा था। जब उसे गड्ढे में उतारा गया था तब वो दोनों हाथ जोड़े पालती मारे बैठा था। अब वो हालत नहीं थी। वो कमर की तरफ से झुककर औंधा हो गया था। महाराज, गुरुदेव और दूसरे चेलों के दिलों से अफसोसनाक आह निकली। मुखालिफ पार्टी के महागुरु मानिक जातियों ने कहा, अब क्या देख रहे हो, इसे ऊपर लाओ और राम नाम सत्य बोलते रहो। पहलवानों ने गड्ढे में उतरकर लोहे के तख्ते समेत महागुरु को उठाया, फिर ऊपर ले आए
ऊपर लाए जाने पर सबने देखा वो बिल्कुल साकित हो गया था। उसमें जिंदगी की हल्की सी रिमक भी नहीं रही थी। पुलिस वाले महागुरु के हामियों को और मुखालफों को वहां से दूर हटाने लगे। 2 डॉक्टरों ने करीब आकर उसका मुआयना किया। एक ने कहा सांस नहीं है, दूसरे डॉक्टर ने कहा दिल नहीं धड़क रहा है, नब्ज रुक गई है। कुछ फासले पर 3 वीडियो कैमरे ऑन थे। एक डॉक्टर ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, हमारी दुनिया में कितने ही लोग जान जोखिम के काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर अपनी जान दे देते हैं। हम अफसोस के साथ ऐलान करते हैं कि महागुरु धनराज पांडे का देहांत हो चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। महागुरु मानिक जातियों ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, हमने 6 घंटों तक सांस रोकने का जो रिकॉर्ड कायम किया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता, मगर इस समय हम खुश नहीं हैं। ये महागुरु हमारे भाइयों में से था, बेचारा मर गया है। हमको इसकी मौत का बहुत अफसोस है। एक कैमरामैन ने कैमरे के लेंस से देखते हुए चीख कर कहा, डॉक्टर महागुरु जिंदा है, आप मॉनिटर में देखें। इनके हाथों की उंगलियों में जरा सी हरकत पैदा हुई थी। कैमरामैन ने कैसेट को जरा सा रिवर्स करके दिखाया। वाकई 2 उंगलियों में हरकत पैदा हुई थी। फिर वो उंगलियां साकित हो गई थीं। कई डॉक्टर दौड़ते हुए उसके करीब गए, उसे तवज्जो से देखा। एक डॉक्टर ने उसके जिस्म को हाथ लगाया, फिर बोला, यह सर्द नहीं है, इसका बदन गर्म है। फिर वो तमाम डॉक्टर एकदम से चौंक कर पीछे हट गए। जो महागुरु मुर्दे की तरह औंधे मुंह झुका हुआ था अब सीधा होकर बैठ गया था और बोल रहा था, हरे रामा हरे कृष्णा। महाराज, गुरुदेव और दूसरे तमाम चेले खुशी से नाचते हुए हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने लगे। मुखालिफ महागुरु बड़ी हैरानी से धनराज पांडे को राम नाम का जाप करते देख रहा था। एक चेला एक बड़े से जग में महागुरु के लिए जूस लाया। महागुरु ने आंखें खोलकर देखा, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके हाथ उठाते ही खामोशी छा गई। फिर महागुरु धनराज पांडे ने अपने मुखालिफ महागुरु मानिक जातियों को देखकर पूछा, का तुम पुरखों की परंपरा भूल गवा हो? छोटा बड़े के आगे आके झुकता है, उसे फूलन की माला पहनाता है, का तुमको शर्म आ रही है? महागुरु मानिक जातियों ने कहा, इसमें शर्म कैसी भाई, तुमने कामयाबी हासिल की है, हम हार लेकर आए हैं। उसने धनराज पांडे को हाथ जोड़कर नमस्ते किया, फिर उसे हार पहनाया। लाखों अफराद धनराज पांडे की जय जयकार करने लगे। मानिक जातियों ने उस जीतने वाले को जूस से भरा हुआ जग पेश किया। वो एक एक घोंट पीने लगा। तमाम बड़े ममालिक के माहिरीन उसकी तस्वीर उतार रहे थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। उसे वहां से ले जाने और पूरे शहर में घुमाने के लिए एक हाथी को सोने चांदी के जेवरात से सजाया गया। तमाम बड़े ममालिक के नुमाइंदे उसका इंटरव्यू करना चाहते थे। महाराज ने कहा, यह कोई इंटरव्यू का वक्त नहीं है, अभी हम जश्न मनाएंगे। रात को महागुरु की कोठी में आकर उनसे मुलाकात की जा सकती है। मुखालिफ महागुरु ने कहा, धनराज पांडे 7 घंटों तक सांस रोककर थक गए होंगे। मैंने तुम्हारे लिए तख्त बिछा है, आओ मेरे साथ बैठो। धनराज पांडे ने उस लकड़ी के तख्त की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने देखा था, हम लोहे का तख्त में बैठ के जमीन के अंदर गए थे। तोहरा ये तख्त हमारा वजन नहीं संभाल पाएगा। उसने ये कहते उछलकर एक बड़क लगाते हुए अपने एक हाथ की कोहनी उस तख्त पर मारी। दूसरे ही लम्हे में वह मजबूत तख्ती टूट गई। उस तख्त के 2 टुकड़े हो गए। फिर उसने कहा, जातियों जी, हमको साथ बिठाना है तो अगले वक्त लोहे का तख्त बनवा लेना। मानिक जातियों ने कहा, धनराज पांडे, तुम जानते हो मैं ताकत में तुमसे कम नहीं। आज तुमने सांस रोकने वाली बाजी जीत ली, इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं। मैं तुम्हारे घर की इज्जत को भी अपनी इज्जत समझूंगा और तुम्हारे घर से भागी हुई बहन को ढूंढकर वापस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पांडे ने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ ले जाकर उसके हलक को दबोच लिया। मानिक जातियों ने कहा, मैं 6 घंटों तक सांस रोकता हूँ। मेरा दम निकालने के लिए तुझे 6 घंटों तक इस हलक को दबोच कर रखना होगा। मैं तेरे दूसरे हमलों का भी तोड़ करूंगा, मगर यहाँ दूसरे मुल्कों के लोग हैं, वीडियो कैमरे चल रहे हैं, अक्ल से काम ले। पांडे उसके हलक को छोड़कर बोला, अगले वक्त मेरी बहना का नाम तोहरी जुबान से आवेगा तो जुबान खींच कर रख दूंगा। वो तेजी से पलटकर चलता हुआ वहां खड़े हुए हाथी पर सवार हो गया। उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब सारी दुनिया में उसकी शोहरत होने वाली थी। उसका आश्रम अव्वल नंबर पर आ गया था, लेकिन हर कामयाबी के पीछे, नाकामी और हर ताकत के पीछे एक कमजोरी छुपी रहती है। 4 बरस पहले उसकी जवान बहन अपने आशिक के साथ भाग गई थी। उसने अपनी तौहीन को बर्दाश्त ना करते हुए अपने पूरे घर को तोड़ फोड़ कर आग लगा दी थी। अपने बहन और उसके आशिक का लहू निचोड़ डालने के लिए पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वो दोनों कहीं नजर नहीं आए। उसके गुरु और दूसरे साथियों ने समझाया कि जो इज्जत गई है वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन दूसरी तरह इज्जत और शोहरत हासिल की जा सकती है। अब उसने दूसरी तरह इज्जत हासिल की थी। उसे हाथी पर महाराजाओं की तरह बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जा रहा था। सारा शहर उसकी जय जयकार कर रहा था। उसने इतनी ताकत हासिल की थी कि कोई उसकी बहन का नाम लेकर उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। इसके बावजूद ये सोचकर उसका खून खोलने लगता था कि किसी ने उसकी बहन को घर से भगा ले जाने की जरूरत की है। जब तक वो उन दोनों के खून से नहा ना लेता उसे कभी सुकून ना मिलता। वह शाम को अपनी कोठी में आया। उसके साथ सिर्फ महाराज और गुरुदेव को आने की इजाज़त थी। वो दोनों भाई कई हजार लड़कियों की तस्वीरें साथ लाए थे। धनराज पांडे ने उनसे कहा था कि वो किसी तरह उनकी बहन रत्ना को ढूंढ निकालें, लेकिन उन्होंने रत्ना को कभी देखा नहीं था। उसकी आवाज़ भी सुन लेते तो दिमाग में पहुंचकर उसका पता ठिकाना मालूम कर लेते।
पांडे उनकी लाई हुई तस्वीरें देखने लगा और मायूस होने लगा। वह झुंझला कर बोला, 4 बरस बीत गए और हम उसका परछाई तक भी नहीं पहुंचे। उसको जमीन निगल गवा या आसमान खा गवा है। तुम्हारा टेलीपैथी भी काम नहीं आ रहा है। महाराज ने कहा, इतने बरस गुजरने का मतलब यह है कि वो भारत से बाहर किसी दूसरे मुल्क में चले गए हैं। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ हम तीनों से तलाश नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप एक बड़े मुल्क के काम आएंगे तो वो रत्ना को तलाश करने के लिए आलमी जासूसों की टीम आपके लिए वक्फ कर देगा। हम रत्ना तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम किस मुल्क के काम आने के लिए कहत हो? हम आपको उस मुल्क में ले चलेंगे। आपके लिए वो काम बहुत मामूली है। आपने फरहाद अली तैमूर का नाम सुना होगा। हाँ, वो टेलीपैथी का शहंशाह कहलावत है। बहुत दलेर है। कोई दलेर नहीं है, अलबत्ता चालाक है। हमेशा चालाकियों से दुश्मन को शिकस्त देता है। अगर आप उसकी चालाकियों से बचकर उसे कत्ल करेंगे तो समझ लें कि आपको सिर्फ रत्ना ही नहीं मिलेगी, बल्कि उस पूरे देश का बेताज बादशाह बना दिया जाएगा। यहाँ का प्रधानमंत्री भी आपके इशारे पर नाचेगा। हमका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रत्ना चाहिए। वो तो ज़रूर मिलेगी। उस बड़े मुल्क का एक मुसव्विर और जासूस यहाँ मौजूद है। आप रत्ना का हुलिया उसे बताएंगे तो वो उसकी तस्वीर किसी हद तक बना लेगा। महागुरु धनराज ने उसे बुलाने की इजाज़त दी। गुरुदेव कोठी से बाहर गया, फिर एक मुसव्विर और जासूस के साथ आया। पांडे ने पूछा, तुम सिर्फ किसी का हुलिया सुन के उसका तस्वीर कैसे बना सकत हो? मुसव्विर ने कहा, हम स्कॉटलैंड के जासूस हैं। हमारे इदारे में सैकड़ों किस्म के इंसानी नाक नक्शे मुख्तलिफ स्केचेज़ में तैयार रहते हैं। हम उनकी मदद से बड़ी हद तक किसी भी मुजरिम का एक खाका तैयार कर लेते हैं। उसके साथ आने वाली जासूस मुख्तलिफ फाइलें खोलकर आंख, नाक, कान, होंठ, ठोड़ी और चेहरों की मुख्तलिफ साख्त दिखाने लगा। फिर बोला, आप हमारे सवालात के जवाब खूब सोच समझ कर देते रहें। तस्वीर का खाका तैयार हो जाएगा। हमसे क्या सवाल करोगे? जल्दी करो। मुसव्विर ने पूछा। रत्ना का चेहरा गोल था, बैजवी था, चकोर था या लंबूतरा? ये चेहरा का होता है? महाराज ने समझाया, मुर्गी के अंडे जैसा होता है। ना गोल ना लंबूतरा होता है। वो नागवारी से बोला, ना मुर्गी होवत ना अंडा होवत। यह ससरी हमारी माँ ने अंडा काहे दिया? ना देती तो ऊ घर से ना भागती। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, महागुरु आप इनके सवाल का जवाब दें। वो जवाब देने लगा और बहस भी करने लगा। बड़ी देर तक दर्द सिरी के बाद रत्ना के चेहरे का एक खाका तैयार हुआ। महागुरु धनराज पांडे ने उस खाके को हैरानी से देखकर कहा, ई तो कमाल हो गवा। ससरी हमारी बहना एकदम ऐसी है। जासूस ने कहा, अगर इसकी सूरत बिल्कुल ऐसी ही है तो हम 1 माह के अंदर इसे आपके सामने पेश कर देंगे, लेकिन आप 2-4 दिनों में हमारा काम कर दें। फरहाद अली तैमूर आजकल अफगानिस्तान में है। एक कबीले के सरदार की बेटी समरीना के जरिए उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। वहाँ के तमाम जासूस समरीना को अच्छी तरह जानते हैं और हम आपको उसकी शारक तक पहुँचा देंगे। हम बहना की खातिर आज का अभी जाएंगे। मगर ये ससरा अफगानिस्तान किधर है? हम तो कभी मुंबई और दिल्ली भी नहीं गए। गुरुदेव ने कहा, आप इसकी फिक्र न करें। ये उस बड़े मुल्क का बहुत बड़ा जासूस है। ये आपको साथ ले जाएगा। हम इसकी गिट पिट अंग्रेजी जबान नहीं जानते हैं और ये हमारी जबान नहीं जानते। तुम हमारे संग चलो। मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम कल दिन के 10 बजे वाली फ़्लाइट से दिल्ली जाएंगे। वहाँ से उज़्बेकिस्तान के शहर अलमाता पहुँचेंगे, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँच जाएंगे। जासूस ने पूछा, क्या रत्ना तालीम याफ्ता है और हमारी ज़ुबान बोलती है? महाराज ने कहा, यहाँ कॉलेज में पढ़ती थी। आपकी ज़ुबान ज़रूर समझती और बोलती होगी। महाराज और गुरुदेव जासूस और मुसव्विर के साथ ये कहकर महागुरु से रुखसत हो गए कि दूसरे दिन एयरपोर्ट जाने के लिए कार ले आएंगे। वो सब कोठी के बाहर आकर कार में बैठ गए। जासूस ने कार ड्राइव करते हुए कहा, आपका महागुरु बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक ताकत का ताल्लुक है, फरहाद को कुचल कर रख देगा, लेकिन इसने दुनिया नहीं देखी है। दुनिया वालों की चालाकियों को समझता नहीं है। फरहाद अपनी मक्कारियों से इसे चकरा कर रख देगा। महाराज ने कहा, फरहाद जुबान का धनी है। उसने कहा था कि आधे घंटे के अंदर मेरा बेटा मिल जाएगा और मैंने कहा था कि उसके खिलाफ कभी बड़ी ताकत के काम नहीं आऊँगा। मुझे मेरा बेटा मिल गया है, मैं इस मामले से दूर रहूँगा। मेरा ये छोटा भाई गुरुदेव आप लोगों के साथ रहेगा और महागुरु धनराज पांडे को आप लोगों की जुबान समझाता रहेगा। गुरुदेव ने कहा, हम सब मिलकर महागुरु को फरहाद की चालाकियों और मक्कारियों के किस्से सुनाते और समझाते रहेंगे। अफगानिस्तान पहुंचने तक इतनी अकल ज़रूर सिखा देंगे कि वह फरहाद की बातों की हेरा फेरी में नहीं आएगा। जासूस ने कहा, हमारे लिए बात इत्मीनान बख्श है कि फरहाद महागुरु के दिमाग में कभी नहीं पहुंच सकेगा। गुरुदेव ने कहा, हम इसके वफादार हैं। वो हमें भी अपने अंदर नहीं आने देता। हम दूर रहते हैं तो फ़ोन के ज़रिए बातें करता है। वो कहता है कि पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही बेचैनी महसूस करने लगता है, इसलिए वो फरहाद को भी दिमाग में नहीं आने देगा। महाराज ने कहा, वो इतना ताकतवर है कि जख्मियाँ बीमार होने के बावजूद पराई सोच की लहरों को नहीं आने देता। इन हालात में भी वो 1-8 घंटा तक सांस रोक सकता है। जासूस ने कहा, महागुरु बहुत काम का बंदा है, इसे ट्रेनिंग देना होगी। जासूस और मुसव्विर एक बंगले के सामने उतर गए। महाराज और गुरुदेव अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाने लगे। उनकी रिहाइश रेलवे स्टेशन के करीब थी। महाराज ट्रेन के जरिए कटक शहर जा रहा था। उसने बेटे की रिहाइशगाह बदल दी थी। उसे कटक में एक बंगला खरीद कर दिया था और ताकीद की थी कि फ़िलहाल किसी लड़की से दोस्ती नहीं करेगा। पीने की ख्वाहिश होगी तो अपने बेडरूम के अंदर बैठकर पिएगा।
और इस दौरान में बाहर नहीं जाएगा। बेटा बहुत दिनों तक गुम रहने के बाद मिला था, इसलिए वह बेटे के साथ कुछ दिन गुजारने के लिए कटक जा रहा था। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं उसके बेटे को वापस कर दूंगा तो वह मेरे खिलाफ दुश्मनों के काम नहीं आएगा, लेकिन वह पसे पर्दा रहकर महागुरु धनराज पांडे जैसे जबरदस्त ताकतवर को मेरी हलाकत के लिए अफगानिस्तान भेज रहा था। अभी मैं उसकी कमीनगी से बेखबर था। हम इंसान इतनी आगाही नहीं रखते कि हमारे पीछे हमारी गफलत में हमारे खिलाफ कैसी साजिशें हो रही हैं, ये आने वाला वक्त ही बताता है। गुरुदेव अपने बड़े भाई महाराज को ट्रेन में सवार कराने के बाद रेलवे स्टेशन से बाहर आया। उसने दूर से देखा उसकी कार के करीब एक औरत खड़ी हुई थी। वो तेजी से चलता हुआ करीब आया तो ठिठक गया। एक तो वो जवान दोशीज़ा थी, फिर ये कि वो रत्ना थी या रत्ना की हमशक्ल थी। वो इतनी हसीन और पुरकशिश थी कि हवसपरस्त गुरुदेव के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। अकल समझा रही थी कि होश में रहो, वो महागुरु धनराज पांडे की बहन होगी तो महागुरु अपनी बहन के साथ उसका भी कीमा बना डालेगा। दोशीज़ा ने उसे देखकर कहा, मैं अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रही हूँ, मेरा मतलब है उनसे बिछड़ गई हूँ, पता नहीं वो कहाँ है, वो भी मुझे तलाश कर रहे होंगे। गुरुदेव ने कहा, तुम परेशान हो, फिक्र न करो, मेरे पास कार है, मैं तुम्हारे अजीज़ों को तलाश करूंगा। क्या तुम्हारा नाम रत्न है? ओह नो, मेरा नाम सारा जोसेफ है, मैं लंदन से सियाहत के लिए आई हूँ। गुरुदेव ने कहा, मेरा भी यही ख्याल था कि तुम ऐसा ही होगी। उसने ऐसा कहते हुए उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। वो दोनों हाथों से सर थामकर कराते हुए बोली, ओ गॉड, फिर वैसे ही दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वो उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था और यही मालूम हो रहा था कि वो एक ऐसा ही दोशीज़ा है, उसका नाम सारा जोसेफ है और वो अपने अजीज़ों से बिछड़ गई है। उसने कहा, मेरे साथ कार में चलो, हम उन्हें तलाश करेंगे। आपका शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं, मैं थोड़ी देर यहाँ और इंतज़ार करूँगी, आपका वक्त ज़ाया होगा। मैं मसरूफ़ नहीं हूँ, तुम्हारी खातिर यहाँ ठहर सकता हूँ। वो शुक्रिया अदा करके दूर दूर तक देखने लगी। अली टैक्सी स्टैंड की तरफ गया। उन्हें कहीं जाने के लिए टैक्सी नहीं मिल रही थी। जब टैक्सी मिली तो वो उसमें बैठकर स्टेशन की तरफ आने लगा। उसने दूर से फहमी को देखा। वो किसी शख्स के साथ कार के पास खड़ी हुई थी। उसने एक हाथ से सर को थाम रखा था। यह एक इशारा था कि दिमागी राब्ता किया जाए। अली ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, ज़रा यहाँ रोको, मुझे एक साथी का इंतज़ार है। टैक्सी सड़क के किनारे रुक गई। अली ने मोबाइल फ़ोन के जरिए पारस से राब्ता किया। पारस ने पूछा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अली ने कहा, हमारे बारे में अभी मालूम हो जाएगा, अभी सानी से कहो फ़ौरन फहमी के दिमाग में पहुंचे, उसे सानी की ज़रूरत है। अली ने राब्ता ख़त्म कर दिया। फहमी सोच रही थी कि कार वाला अजनबी उसे रत्ना समझ रहा था। क्या उसने जिस औरत का मेकअप किया उसका नाम रत्ना था? वो औरत मुंबई में नजर आई थी। अली ने उसकी तस्वीर उतारी थी और फहमी से कहा था, इसके मेकअप और गेटअप में रहो, ये कुछ सहमी हुई सी लगती है, अपने शौहर और बच्चे के साथ जा चुकी है, अफसोस हम इसके ख्यालात नहीं पढ़ सकते, हो सकता है आइंदा इसके बारे में कुछ मालूम हो सके। फहमी अपनी जगह खड़ी सोच रही थी और गुरुदेव ख्याल खोने के जरिए अपने बड़े भाई महाराज से कह रहा था, एक बहुत ही हसीन और पुरकशिश लड़की मेरे हाथ आ रही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वो रत्ना की हमशक्ल है, लेकिन मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े हैं। उसका नाम सारा जोसेफ है। वो अपने अजीज़ों से बिछड़ गई है। मैं उसके अजीज़ों को तलाश करने के बहाने अपने बंगले में ले जाऊंगा। महाराज ने कहा, फिर तो तुम्हारी आज की रात रंगीन हो गई। फिर भी ये मशवरा देता हूँ, सारा जोसेफ के ख्यालात अच्छी तरह पढ़ लो, हो सकता है किसी ने इसका ब्रेन वॉश किया हो। बाद में पता चला कि वो हमारे महागुरु की बहन रत्ना है तो हमारी शामत आ जाएगी। भाई जी महाराज, आप बहुत दूर तक सोचते हैं, भला कौन इसका ब्रेन वॉश करेगा? और अगर किया होगा तो हकीकत मालूम होती मैं ससीना को हलाक करके कहीं फेंकवा दूंगा। महागुरु को कभी ये मालूम नहीं होगा कि मैं उसकी बहन की इज्जत से खेल चुका हूँ। वो ख्याल खोने से चौंक गया। फहमी उसे कह रही थी, मेरे अजीज़ मुझे शहर में तलाश कर रहे होंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। गुरुदेव ने खुश होकर अगली सीट का दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। उसने स्टीयरिंग सीट पर आकर कार स्टार्ट की, फिर इसे आगे बढ़ाया। अली उसके पीछे टैक्सी में जाने लगा। सानी फहमी के अंदर आकर बैठ गई थी और उनके हालात मालूम करती जा रही थी। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम इस शहर में पहली बार आई हो? हाँ, यहाँ के रास्तों और गलियों के नाम ऐसे हैं कि मुझे याद नहीं रहते। इस होटल का नाम भी कुछ अजीब सा है जहाँ हमने क्याम किया है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? धर्मराज, मगर लोग मुझे गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब है उस्ताद। मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, इसलिए गुरुदेव कहलाता हूँ। अच्छा, तो तुम बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद हो? वस्ते वो बोला, मैं स्कूल मास्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इंसानों के दिलों के अंदर की बात मालूम कर लेता हूँ। वो बड़ी हैरानी जाहिर करते हुए बोली, ये कैसे मुमकिन है? कोई भी किसी के अंदर की बात कैसे मालूम कर सकते है? तुम अभी कुछ भी सोचो, मैं बता दूंगा कि क्या सोच रही हो। वो ज़रा देर खामोश रही। गुरुदेव ने कहा, तुम तो 1 2 3 4 गिनती पढ़ रही हो, मेरे बारे में कुछ सोचो। वो फिर हैरानी जाहिर करते हुए बोली, मैं वाकई गिनती पढ़ रही थी, अब फिर सोचती हूँ। थोड़ी देर बाद गुरुदेव बोला, तुम सोच रही हो कि मेरे बारे में क्या राय कायम करोगी? पहली मुलाकात में किसी को पहचाना नहीं जा सकते, मगर गुरुदेव बहुत अच्छा है, बहुत मेहरबान है। वो खुश होकर बोली, हाँ, मैं यही सोच रही थी। कार एक बंगले के सामने रुक गई। वो बोली, ये कौन सी जगह है? ये मेरा बंगला है। आओ, कुछ खाने पीने के बाद मैं तुम्हारे अजीज़ों के पास पहुंचा दूंगा। वो उसके साथ उतरकर बंगले के अंदर आई। बाहर एक मुसल्ला गार्ड खड़ा हुआ था। फहमी ने कहा, हम ड्राइंग रूम में हैं, अब तुम कहोगे तुम्हारे साथ बेडरूम में चलूं? वो मुस्कुरा कर बोला, तुम काफ़ी समझदार हो,
वह मुस्कुरा कर बोली, अब मेरे दिल की बात पढ़कर बताओ, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ। फिर वो दिल में बोली, कुत्ते के बच्चे, आज तक मेरे शौहर के सिवा किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। तूने माँ का दूध पिया है तो आ और मुझे हाथ लगा। वो गुस्से से बोला, तू मुझे कुत्ते का बच्चा कह रही है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। फहमी ने घूमकर उसके मुंह पर एक किक मारी। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। यह सोच भी नहीं सकता था कि एक ब्लाकी फाइटर से पाला पड़े। वो फिर आगे बढ़ा। फहमी ने फजा में उछलकर किक मारी। वो पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। उसे जवाबी हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो कड़कती हुई बिजली की तरह यके बाद दीगरे हमले कर रही थी। कभी घुन से और कभी कराटे के हाथ रसीद कर रही थी। उसके चेहरे की खाल जगह जगह से फट गई। वो लहू लुहान हो रहा था। फर्श पर गिरकर हाँफते हुए आवाज दी, जग्गन है जग्गन, कहाँ मर गया? जग्गन जग्गन कहाँ मर गया है? अली दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए बोला, तुम्हारा मुसल्ला गार्ड जग्गन मरा नहीं, जिंदा है। मैंने थोड़ी देर के लिए उसे सुला दिया है। फहमी उसे ठोकरें मारने लगी। अली ने पूछा, क्यों मरे हुए को मार रही हो? वो बोली, सानी कह रही है कि जख्मी होने के बावजूद अब ये ख्याल नहीं कर सकता है। अपने बड़े भाई महाराज को मुखातिब करना चाहता है, लिहाजा इसे और जख्मी होना चाहिए। अली ने आगे बढ़कर उसके एक हाथ को पकड़कर मोड़ा, फिर एक जोर की लात मारी। गुरुदेव चीखने लगा। कड़ाक की आवाज़ के साथ बाजू की हड्डी टूट गई। अली ने कहा, अब ये ख्याल खानी नहीं कर सकेगा। वो फहमी के साथ एक सोफे पर आकर बैठ गया। सानी गुरुदेव के ख्यालात पढ़कर उन्हें सुना रही थी। सब कुछ सुनने के बाद अली ने सानी से कहा, यह पापा का केस है, तुम उनसे मशवरा करो, हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव फर्श पर पड़ा हुआ था। हड्डी टूटने के बाद उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, मगर उस पर नीम बेहोशी तारी थी। वो हाँफता हुआ अधखुली आंखों से उन्हें देख रहा था। अली ने उठकर उसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर मारी। वो चारों शाने चित होकर बेहोश हो गया। फिर वो फहमी के पास आकर बैठते हुए बोला, इसे बेहोश रहना चाहिए, वरना महाराज इसके दिमाग में आकर इसके मौजूदा हालात मालूम कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने फहमी और अली को मुखातिब करते हुए कहा, सानी ने मुझे वहाँ के हालात बताए हैं। महागुरु धनराज पांडे के बारे में भी बताया है। उसकी बहन रत्ना अपने आशिक के साथ घर से फरार हो गई थी। फहमी और तुम वहाँ रत्ना और उसके आशिक का रोल अदा करो। सानी तुम्हें महागुरु धनराज पांडे और महागुरु मानिक जातियों के फ़ोन नंबर वगैरह बताएगी। उस बंगले से फ़ौरन निकलो। उससे पहले गुरुदेव को इस दुनिया से निकाल दो। मैं उन्हें अपने तौर पर मशवरे देकर महाराज के पास आया। वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। एक बर्थ पर आराम से लेटा हुआ था। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही उठकर बैठ गया। फिर उसने पूछा, कौन है? मैंने बड़ी तकलीफ से कराते हुए गुरुदेव की आवाज़ और लहजे में कहा, भाई जी महाराज, आपको आखिरी प्रणाम। मैं इतना कहकर खामोश हो गया। उसने फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। गुरुदेव के दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन नाकामी हुई। उसे अपने भाई का दिमाग नहीं मिला। उसने दूसरी बार कोशिश की। उसकी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गई। वो तड़प कर बोला, धर्मराज तुम कहाँ हो? मेरी सोच की लहरों को तुम्हारा दिमाग नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, भाई जी महाराज, इतना तो अकल से सोचें। मरने वाले का दिमाग तारीक और बेहिस हो जाता है। वहाँ किसी भी सोच की लहर को जगह नहीं मिलती। महाराज, मैं मर चुका हूँ। ये क्या मजाक है? मर गए हो तो मेरे अंदर कैसे बोल रहे हो? मेरी आत्मा बोल रही है भाई जी महाराज। वो बर्थ पर बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसने फिर एक बार ख्याल होने के जरिए भाई के दिमाग को तलाश करने की कोशिश की। फिर कहा, वो मर चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम कोई दूसरे हो, और दूसरा कौन हो सकता है? आप फरहाद साहब हैं। मैंने कहा, अब इस दुनिया में कितने टेलीपैथी जानने वाले रह गए हैं? उंगलियों पर गिनकर बताया जा सकता है कि कौन किससे दिमागी राब्ता कर रहा है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम्हारा भाई मारा गया है और उसके साथ एक टेलीपैथी जानने वाले की कमी हो गई है, मगर हुजूर, मेरे भाई का कसूर क्या था? ये 5 मिनट के अंदर सोच लो कि वो क्यों मारा गया। मैं अभी आता हूँ। मैं उसके दिमाग से चला गया। मेरे जाते उसने सोचा, क्या फरहाद को इस साजिश का इल्म हो गया? क्या उसे मालूम हो गया कि मेरा भाई महागुरु को उसकी हलाकत के लिए अफगानिस्तान ले जाने वाला था और ये मनसूबा बनाते वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था? नहीं, उसे मेरी मौजूदगी का इल्म होता तो वो मेरे भाई धर्मराज गुरुदेव को हलाक न करता, मुझे या मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाता। मैंने महाराज के पास आकर कहा, मैं तुम्हारे बेटे के पास से आ रहा हूँ। वो अपने बेडरूम में है। उसने 2 पैग पिए हैं। अब जो तीसरा पैग बना रहा है वो जहरीला है। उसे खबर नहीं है कि मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर तीसरे पैग में जहर मिला दिया है। ये सुनते उसने ख्याल खाने की छलांग लगाई। अपने बेटे के दिमाग में पहुंचकर उसके हाथ से शराब का गिलास गिरा दिया। मैंने कहा, बस अब अपने बेटे से कुछ न कहो। वो तीसरा पैग जहरीला नहीं था। मैं तुम्हें याद दिला रहा था कि टेलीपैथी की एक चुटकी में तुम्हारे बेटे की जान है। महाराज, जिस कैबिन में सफ़र कर रहा था उसमें सफ़र करने वाले सो रहे थे, सिर्फ वही जाग रहा था। दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर पूछ रहा था, हुजूर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर ढीठ बनकर पूछ रहे हो? खुद अपनी ज़ुबान से बोलो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? वो दोनों हाथ जोड़े सर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। इस गलती के नतीजे में तुम्हें मरना चाहिए था या तुम्हारे बेटे महेश को। लेकिन जानते हो गुरुदेव क्यों मारा गया? आप बता दें, मैं दोनों कान पकड़ रहा हूँ। उसने अपने कान पकड़े। मैंने कहा, तुम्हें हलाक करता तो मर जाते। अब इस तरह ना तड़पते। मैं तुम्हें जिंदा रखकर तड़पाता रहूँगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे की जान टेलीपैथी की सूली पर लटकती रहेगी। मैं समझ गया हुजूर, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी।
होगी, अभी गलती का इम्कान है। तुम टेलीपैथी या काले जादू के जरिए अपने बेटे के दिमाग को लॉक करो, मैं उसका सर तोड़कर उसके दिमाग में घुस जाऊंगा। ये आखिरी कोशिश भी कर देखो। मैं अपने इकलौते बेटे की कसम खाता हूँ, उसका दिमाग किसी तरह भी लॉक नहीं करूंगा। बस ये आखिरी गलती मुआफ़ कर दें। मैंने कहा, महागुरु धनराज पांड्या, किसी से भी जिक्र नहीं करोगे कि गुरुदेव की हलाकत में मेरा हाथ है और मैं अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को समझ चुका हूँ। मैं आपके हुक्म का बंदा हूँ, किसी से आपका जिक्र नहीं करूँगा। मैं उसके दिमाग से चला गया। उसने बेटे से रब्ता करके कहा, बेटे तुम्हारे चाचा धर्मराज का देहांत हो गया है, किसी ने उनकी हत्या की है, तुम फौरी पूरी शहर चले आओ। वो कुछ पूछना चाहता था, उसने कहा, कोई सवाल ना करो, फौरन चले आओ। वो एक स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया, फिर वहां से एक किराए की कार लेकर पूरी शहर की तरफ जाने लगा। महागुरु धनराज पांडे की कोठी में जश्न मनाया जा रहा था। गैर मुल्की नुमाइंदे, प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स वगैरह भी मौजूद थे। वहाँ योगा वगैरह के जितने इदारे थे उन सबके गुरु और महागुरु को भी दावत दी गई थी। महागुरु मानिक जातियों भी रस्म निभाने के लिए वहां आ गया था। एन उस वक्त पुलिस का आला अफसर चंद सिपाहियों के साथ आया। महागुरु धनराज पांडे ने अपनी जगह से उठकर मुसाफिर करते हुए कहा, आप अपना ड्यूटी छोड़कर हमारी महफिल में आए हैं, हम बड़े भागवान हैं। आला अफसर ने कहा, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, आपको ये बताने आऊँ कि आपके एक चेले धर्मराज को कत्ल कर दिया गया है। पांडे ने कहा, किसने हमारे चेले की हत्या की है, हम उसका जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महागुरु, आपकी बहन रत्ना ने उसे कत्ल किया है। क्या अफसर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? हमारी बहन रत्ना ही शहर में है, वह ससुरी इतनी शक्तिवान कैसे हो गई? हमरे सांड जैसे चेले को तो वो हाथ भी नहीं लगा सकत है। अफसर ने कागज बढ़ाते हुए कहा, आप इसे पढ़े, इसे आपकी बहन ने अपने हाथ से लिखा है, यह हमें धर्मराज की जेब से मिला है। महागुरु धनराज पांडे ने कागज लेकर उसे उलट पलट कर देखा, फिर वो कागज अपने एक चेले को देखकर कहा, हमका पढ़ना जानत है, ले जोर से पढ़ के सुनाई दे। उस चेले ने पढ़ा। कागज पर लिखा था, भाई महागुरु की जय हो। मैं जानती हूँ आप मुझसे और मेरे पति से नफरत करते हैं, हमें कत्ल कर देना चाहते हैं, फिर भी मैं बहन हूँ। आज आपकी बहुत बड़ी कामयाबी पर फख्र कर रही हूँ। लेकिन जिन चेलों को आपने मेरी तलाश पर लगाया है, उनमें से धर्मराज नाम के एक चेले ने आज मुझे देख लिया था। मुझे पकड़ने के लिए मुझे हाथ लगाया। कोई महागुरु की बहन को हाथ लगाए, ये तो महागुरु के लिए डूब मरने की बात है। वैसे इन 4 वर्षों में मैंने इतनी शक्ति हासिल किया कि उस हाथ लगाने वाले धर्मराज की अच्छी तरह पिटाई करके उसे हलाक कर दिया है। आइंदा भी कोई मुझे हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो वो भी धर्मराज की तरह मारा जाएगा। आपको भी मान लेना चाहिए कि मुझे हाथ लगाने का हक सिर्फ मेरे शौहर को है। अगर आप मेरे शौहर को तस्लीम नहीं करेंगे तो एक भाई की बेगैरती होगी, फ़कत आपकी बहन रत्ना। बहन के शौहर और उस शौहर को ना मानने वाली बेगैरती की बात ऐसी थी कि महागुरु पांडे भरी महफिल में झींप गया। वह इस खत को लेकर फाड़ डालना चाहता था। आला अफसर ने खत लेकर कहा, यह खत पुलिस की तहवील में रहेगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हमें यकीन तो नहीं आ रहा कि एक औरत इतनी ताकतवर हो सकती है। उसने धर्मराज को हलाक करने से पहले बुरी तरह मारा है। प्लीज़ आप धर्मराज के रिश्तेदारों को इसके बारे में इतला दे दें। महागुरु पांडे ने मोबाइल फ़ोन के जरिए महाराज से रब्ता किया। महाराज ने कहा, महागुरु मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे टेलीपैथी के जरिए मालूम हो गया था कि किसी ने मेरे भाई की हत्या की है। आप अपने चेलों से कह दें उसके क्रियाक्रम का बंदोबस्त करें, मैं आ रहा हूँ। उनकी गुफ्तगू के दौरान में दूसरे मुखालिफ महागुरु के मोबाइल फ़ोन का बजर बोलने लगा। महागुरु मानिक जातियों ने फ़ोन ऑन करके कान से लगाकर पूछा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, मैं महागुरु पांडे की बहन रत्ना बोल रही हूँ। मानिक जातियों ने हैरानी से पूछा, आप मुझसे बोल रही हैं, यानी कि आप मुझे जानती हैं? जानती हूँ तो महागुरु मानिक जातियों 6 घंटे तक सांस रोक सकते हो। आज मेरे भाई ने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ सांस रोकने के मामले में वो तुमसे बरतर है, वरना तुम ताकत में उससे कमतर नहीं हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम ठीक कह रही हो। तुमने कॉलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, हमसे छोटी हो मगर हमसे ज़्यादा ज्ञान रखती हो। क्या तुम भाई से डरती हो इसलिए हमको फ़ोन कर रही हो? मैं भी अपने अंदर कुछ ऐसी शक्ति रखती हूँ कि तुम्हारे और मेरे भाई जैसे ताकतवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम्हें फ़ोन करने का एक मकसद है। मैं अपने भाई को ये बताना चाहती हूँ कि जो भाई अपनी बहन के दुश्मन बन जाती हैं, वो बहन फिर किसी दूसरे ताकतवर को अपना भाई बना लेती है। क्या तुम मेरे भाई बनोगे? माँ कसम, हम तुमको बहन बनाएंगे, तुमको सगी बहन से ज़्यादा प्यार करेंगे। तुम जब चाहो हमारे पास आके हमारी कलाई में राखी बांधो। मैं ज़रूर तुम्हें राखी बांधूंगी। पहले इस भरी महफिल में ऐलान करो कि अभी मैंने तुम्हें अपना भाई बनाया है। फ़ोन को ऑन रखो। महागुरु मानिक जातियों ने अपने मोबाइल फ़ोन को देखकर बुलंद आवाज़ से कहा, मैं इस महफिल के तमाम हाजरीन से मुखातिब हूँ, आप ज़रा देर खामोश रहकर एक ज़रूरी बात सुने। महफिल में खामोशी छा गई। तमाम लोग उसे देखने लगे। वो मोबाइल फ़ोन को एक हाथ से फिजा में बुलंद करते हुए बोला, महागुरु धनराज पांडे की बहन रत्ना ने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया है और मुझे अपना भाई बनाया है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैंने भी उसे अपनी बहन तस्लीम कर लिया है। वो किसी दिन किसी वक्त भी आकर मेरी कलाई में राखी बांधेगी। महागुरु पांडे ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा, तुम झूठे और मक्कार हो, हमारी बहना तुमसे बात करना भी गवारा ना ही करेगी। मानिक जातियों ने कहा, यह फ़ोन ऑन है,
मेरी और तुम्हारी बहन रत्ना इस फोन के दूसरी तरफ मौजूद है। यकीन न हो तो खुद उसकी आवाज़ सुन लो। महागुरु पांडे ने उसे फ़ोन छीनकर अपने कान से लगाते हुए पूछा, ए छोकरिया, तू कौन है री? भाई महागुरु नमस्ते, मैं आपकी बहन रत्ना बोल रही हूँ। मेरे भाई, आज जिस तरह आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसी तरह आपकी बहन ने 4 वर्षों में इतनी शक्ति हासिल की है कि वह बड़े से बड़े शहजोर का सर तोड़ सकती है। हम तोहरी खोपड़ियाँ तोड़ देंगे। तू हमारी बहना ना ही हो सकती। हमारी बहना बहुत नाजुक और कमज़ोर थी। आप भी पैदा होने के बाद जवान होने तक कमज़ोर रहे, फिर रफ्ता रफ्ता ताकत हासिल की। मैंने भी 4 वर्षों में जैसी शक्ति हासिल की है उसका मुजाहरा आइंदा करती रहूंगी। आपको जल्दी यकीन हो जाएगा कि आपकी ये बहन रत्ना कितनी शक्तिवान हो गई है। तू इतनी शक्तिवान है तो हमारे सामने आ। हम अभी तेरे शरीर को गीले कपड़वा की माफिक निचोड़ डालेंगे। मानिक जातियों ने गरज कर कहा, महागुरु पांडे, तुम पुलिस के आला अफसर के सामने मेरी बहन को मार डालने की धमकी दे रहे हो? रत्ना अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बहन है। जब तक मेरी एक सांस भी बाकी है तुम मेरी बहन को दुश्मन बनकर हाथ भी नहीं लगा सकोगे। महागुरु पांडे ने उछलकर उस पर हमला किया। मानिक जाति उसके हमले को रोककर उससे पंजे लड़ाने लगा। तमाम पुलिस वाले उनके दरमियान आकर उन्हें एक दूसरे से अलग करने लगे। फिर उन्हें एक दूसरे से दूर करने के बाद आला अफसर ने कहा, महागुरु धनराज पांडे, तुम्हारी बहन के खत में साफ तौर पर लिखा है कि तुमने अपनी बहन रत्ना को जान से मार डालने के लिए अपने कुछ आदमी मुकर्रर किया है, जिनमें से एक धर्मराज मारा गया है। अगर तुम्हारी बहन रत्ना कहीं कत्ल की जाएगी तो तुम कानून की जद में आ जाओगे। मेरा मशवरा है कि अपना दिमाग ठंडा रखो। आला अफसर ने फर्श पर गिरे हुए मोबाइल फोन को उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, मैं पुलिस का एक अफसर बोल रहा हूँ, सच बताओ तुम कौन हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मुजरिम आपसे झूठ बोलते हैं, लेकिन एक बहन अपने भाई से झूठ नहीं बोलती। मैं अपने सगे भाई महागुरु धनराज पांडे और अपने मुंह बोले भाई महागुरु मानिक जातियों से कह चुकी हूँ कि उनकी बहन रत्ना हूँ। कभी सामने आऊंगी तो मेरा सगा भाई मेरी सूरत देखते ही मुझे पहचान जाएगा। आला अफसर ने कहा, मैंने सुना है तुम तालीम याफ्ता हो। तुमने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए धर्मराज को कत्ल किया है। हम कानूनी तौर पर तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। फिलहाल खुद को कानून के हवाले कर दो। मैं कानून का एहतराम करती हूँ और कानून को समझती भी हूँ। जब तक मेरा सगा भाई मुझे और मेरे पति को तस्लीम नहीं करेगा और तहरीरी तौर पर एतराफ़ नहीं करेगा कि उसने मेरे लिए कातिल छोड़ रखे थे और धर्मराज उन कातिलों में से एक था और उसकी बहन ने अपनी हिफाजत की खातिर उसे कत्ल किया है, तब तक मैं खुद को कानून के हवाले नहीं करूँगी। तुम्हारी बातों में वज़न है। मैं फिर किसी वक्त तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर लिख लो। आप बहुत बड़े अफसर हैं, नंबर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद किसी वक्त आपसे गुफ्तगू करूँगी। अफसर ने फ़ोन बंद करके उसे मानिक जाति को दे दिया। फिर महागुरु पांडे से कहा, आप एक बहुत अच्छे और सीधे साधे इंसान हैं, इसलिए दुश्मनों के बहकावे में आ जाते हैं। आपकी बहन बालिग थी, खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक रखती थी, इसलिए अपनी पसंद से शादी कर ली। लेकिन दुश्मनों के बहकाने पर आपने इसे अपनी गैरत का मसला बना लिया। आपके दिमाग में ये बात ठूंस दी गई कि आप घर से जाने वाली बहन को कत्ल करने के बाद ही गैरतमंद कहलाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। वो बोला, अफसर साहब, गलत है आपके लिए और आपके कानों के लिए। हमारे पुरखों से होता है, घर की बहन और बेटी डोली में बैठ के ससुराल जाती है। ये हमारी परंपरा है। इसके खिलाफ होता है तो हम खून की नदियां बहा देवते हैं। यानी इस तरह आप कानून को हाथ में लेते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि बहन की जान लेने से आपको सजाई मौत होगी। हम इज्जत और गैरत के लिए मौत को ठोकर में उड़ा देवत हैं। अफसर ने कहा, समझाना मेरा फ़र्ज था, मैंने फ़र्ज अदा कर दिया। आज से आप कानून के मुहाफ़िज़ों की सख्त निगरानी में रहेंगे। उसी वक्त महाराज वहाँ पहुँच गया। बड़े दुख से बोला, महागुरु, ये क्या हो गया है? आपकी नगरी में मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया। कौन है वो कातिल? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महागुरु पंडित ने कहा, हमारी बहन रत्ना इसी शहर में है। वही ससरी ने तोहार भाई की हत्या की है। तुम धीरज धरो, हम उस ससरी को ढूंढ निकालेंगे। अफसर ने पूछा, आप मकतूल धर्मराज के भाई हैं? हाँ, मैं ही वो बदनसीब हूँ। मेरा नाम सूर्यराज है। मैं महागुरु धनराज पांडे का चेला हूँ। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका होगा। आप हमारे साथ चलकर लाश को अपनी तहवील में ले सकते हैं। महाराज ने महागुरु पांडे को देखा। पांडे ने कहा, सूर्यराज, तू हमारे चेलों के संग जाओ और उसका क्रियाक्रम करो। हम उस ससरी को इस शहर से जिंदा ना ही जाने देंगे। महाराज दूसरे चेलों और पुलिस वालों के साथ जाने लगा। महागुरु मानिक जातियों ने कहा, अफसर साहब, मैं अभी चलता हूँ। आपके सामने महागुरु पांडे से कह देता हूँ कि रत्ना मेरी बहन है। जब तक वो इस शहर में रहेगी कोई माई का लाल उसे हाथ नहीं लगा सकेगा। ये कहकर वो जाने लगा। महागुरु पांडे गुस्से से तिल मिलाने लगा। वो पुलिस के आला अफसर के सामने उसे झगड़ा नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में एक बड़े से सोफे को लात मारी। सोफा दूसरी तरफ उलट गया। इस महफिल में स्कॉटलैंड यार्ड का वो जासूस भी था जिसने अपने इदारे के मुसव्विर से रत्ना की तस्वीर का एक खाका बनवाया था। उसके साथ एक भारतीय गाइड था। वहां जो बातें हो रही थी उन्हें वो गाइड अंग्रेजी में समझाता जा रहा था। जासूस ने कोठी के बाहर आकर मोबाइल के जरिए कहा, सिचुएशन तब्दील हो गई है। महागुरु पांडे कल की फ्लाइट से नहीं जाएगा। हम उसकी गुमशुदा बहन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो कमबख्त रत्ना इसी शहर में आ गई है। पांडे के चेले अभी से उसे तलाश कर रहे होंगे। उसने दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर कहा, मैंने भी यही सोचा है।
अगर हम पहले रत्ना को तलाश कर लें और उसे कहीं छुपा दें तो पांडे हमारी शर्त मानकर फरहाद को कत्ल कर दें अफगानिस्तान जरूर जाएगा। रत्ना को पहले ढूंढ निकालने के लिए फौरन सुराग रसानों की टीम भेज दें, तब मैं मौजूदा टीम के साथ उसे तलाश करता रहूंगा। उसने फोन बंद कर दिया। कोठी के बड़े हाथे में पुलिस वाले कुछ बातें कर रहे थे। फिर वो महाराज के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगे। उनके पीछे महागुरु मानिक जातियों की गाड़ी थी, वो स्टार्ट होकर जाने वाली थी। जासूस की गार्ड ने मानिक जातियों से कहा, ये हमारे अंग्रेज साहब आपसे जरूरी गुफ्तगू करना चाहते हैं। मानिक जातियों ने कहा, बहुत रात हो गई है, अगर रास्ते में बातें हो सकती हैं तो मैं करूंगा, क्योंकि घर पहुंचते ही सो जाऊंगा। गार्ड ने जासूस को ये बातें बताई। जासूस ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो उसकी कार के पीछे गाड़ी ड्राइव करता चले। जासूस और गाइड पिछली सीट पर मानिक जातियों के साथ बैठ गए। दूसरी कारें आगे पीछे जाने लगी। गाइड ने तारुफ कराया कि जासूस का ताल्लुक स्कॉटलैंड यार्ड से है, उसे एक बेइंतहा ताकतवर शख्स की जरूरत है। फिलवक्त पूरी दुनिया में दो ही अफराद ने गैर मामूली ताकत का मुजाहरा किया है, एक महागुरु धनराज पांडे और दूसरा मानिक जातियों है। पहले महागुरु पांडे से ये मामला तय हुए थे कि उसकी गुमशुदा बहन को तलाश करके लाया जाएगा तो वो एक बड़े मुल्क का एक बहुत बड़ा काम करेगा। अपनी बहन और उसके पति को कत्ल करने के लिए वो फरहाद अली तैमूर को कत्ल करने पर आमादा हो गया था। लेकिन उसकी बहन रत्ना अचानक इसी शहर में पहुंच गई है। अब पांडे उसे तलाश करेगा, फरहाद को कत्ल करने नहीं जाएगा। मानिक जातियों ने कहा, यानी अब ये अंग्रेज चाहता है कि मैं फरहाद के मुकाबले पर जाऊं? जी हाँ, आप जिस्मानी ताकत में पांडे से किसी तरह कम नहीं। फरहाद को कत्ल करके आप भारत के बेताज बादशाह बन सकते हैं। इस मुल्क में और मुल्क से बाहर आपके बैंक अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर जमा कर दिए जाएंगे। मानिक जातियों ने कहा, अगर उसकी बहन रत्ना तुम्हें मिल जाए तो फिर उसे पांडे के हवाले करके तुम उसे फरहाद के मुकाबले पर भेज सकते हो। हाँ, हम रत्ना को भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप राजी हो जाएं तो हम। वो बात काट कर बोला, फर्ज करो मैं फरहाद के मुकाबले में नहीं जाऊंगा, तब क्या करोगे? तो फिर वही एक रास्ता रह जाएगा, कल तक रत्ना को ढूंढ निकालेंगे, फिर पांडे हमारा काम करने पर राजी हो जाएगा। मानिक जातियों ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। उसने जासूस और गार्ड से कहा, गाड़ी से उतर जाओ। तुम लोग मेरी बहन को पांडे के हवाले करोगे? जिंदा रहोगे तो करोगे ना? उसके दो गनमैन अगली सीट पर थे। उसने दोनों से कहा, इनकी तलाशी लो, इन्हें निहत्ता करो, मोबाइल फोन छीन लो, फिर इन्हें हाईवे की चुंगी तक छोड़कर आ जाओ। ये दोबारा इस शहर में नजर आए तो कुछ ना बोलना, चुपचाप गोली मार देना। अपने साथियों को भी इनके चेहरे दिखा दो। महागुरु मानिक जातियों ये हुक्म देकर स्टीयरिंग सीट पर आया, फिर अपनी कार खुद ड्राइव करता हुआ वहां से जाने लगा। नीलमा ने दूसरी सुबह नाश्ता किया। पोरस गुसल करके एक नया लिबास पहनकर नाश्ते की मेज पर आया। पिछली रात उन्होंने बड़े प्यार से गुजारी थी। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने कहा, पोरस, तुमने मुझे इतनी मुसरतें दी हैं कि अब मैं तुमसे कभी दूर होने का तस्वुर भी नहीं करूंगी। तुम मुझे जान से भी ज्यादा अजीज हो। मैं जान दे दूंगी मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पोरस ने लुकमा चबाते हुए उसे देखा, फिर पूछा, पिछली रात कोई ख्वाब देखा था? वो मीठी नाराजगी से बोली, मैं इतनी रोमानवी बातें कर रही हूँ और तुम ख्वाब के बारे में पूछ रहे हो? तुमने तो ये दस्तूर बना लिया है, रोज सुबह ख्वाब के बारे में पूछते हो। तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, क्या तुमने अंदाजा नहीं लगाया कि मैं बहुत ज्यादा मोहतात रहने का आदी हूँ? तुमने एक रात ख्वाब में ख्याल ख्वानी की थी। मैं चाहता हूँ फिर तुम ऐसा ही कोई ख्वाब देखो ताकि तुम अपनी ख्याल ख्वानी की सलाहियत को समझ सको। वो खाते खाते सोचने लगी। वो बोला, मैं तुम्हारे जहन को खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम फिर कभी ख्वाब में ख्याल ख्वानी करोगी। जरा अच्छी तरह सोचो, कल कोई ख्वाब देखा था? वो उस बात में सर हिलाकर बोली, हाँ, मगर कुछ बेतुका सा ख्वाब था। बेतुका ख्वाब होने दो, उसे अच्छी तरह याद करो और उसकी सही तरतीब के साथ मुझे सुनाओ। वो सोचने लगी और ठहर ठहर कर सुनाने लगी। मैंने 3 कुत्ते देखे थे। 3 कुत्ते। वो क्या कर रहे थे? पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे अंदर की जहरीली बू सूंघ रहे हैं। फिर मैंने एक लेबॉर्ट्री देखी। वहाँ बड़े बड़े मर्तबानों में मुख्तलिफ किस्म के जहर रखे हुए थे। कुत्ते बारी बारी हर मर्तबान को सूंघ रहे थे। उनके साथ वर्दी वाले अफसर भी थे। फिर मेरे अंदर जो जहरीली बू है, उस जहरीले मर्तबान को सूंघकर 3 कुत्ते एक तरफ मुंह उठाकर भौंकने लगे। ये सुनते ही पोरस के हाथ से निवाला छूट गया। उसने जल्दी से पूछा, फिर क्या हुआ? 2 पुलिस के अफसर थे, 3 सिपाही और 3 कुत्ते थे। वो एक गाड़ी में थे। कुत्ते जिस तरफ मुंह उठाकर भौंकते थे, गाड़ी उस तरफ मुड़ जाती थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे अपनी परवाह नहीं थी। ये अंदेशा था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैं फौरन बेडरूम से निकलकर दौड़ती हुई इस बंगले के बाहर आ गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम कल रात बंगले से बाहर गई थी? मैं नहीं गई थी, मैं तो ख्वाब सुना रही हूँ। मैं ख्वाब में दौड़ती हुई ऐसी जगह पहुंची जहां बहुत अंधेरा था, कोई मुझे देख नहीं सकता था। जब उस गाड़ी की हेडलाइट्स मेरी तरफ तारीकी में आने लगी तो मैंने पत्थर मारकर गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स तोड़ दी। इस तरह कोई मुझे देख ना सका। तुमने हेडलाइट्स तोड़ दी? गाड़ी वालों ने कुछ नहीं कहा। वो बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन मैं उस गुस्सा दिखाने वाले अफसर के दिमाग में पहुंच गई। उसका मातहत अफसर कुछ बोल रहा था, मैं उसके अंदर भी पहुंच गई। फिर मैंने उसके अंदर रहकर जैसा चाहा वैसा उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया? दोनों अफसरों ने पहले उन 3 कुत्तों को गोलियां मारी,
फिर अपने सिपाहियों को भी हलाक कर दिया। इसके बाद वो सोचते हुए बोली, इसके बाद एक अफसर ने दूसरे अफसर को गोली मार दी। ड्राइवर खतरा महसूस करके गाड़ी को तेजी से चलाते हुए ले जाने लगा। अफसर गाड़ी के पिछले हिस्से में था और गाड़ी के डगमगाने के बायस बार बार लाशों पर गिर रहा था और उठकर चीखते हुए उसे रोकने को कह रहा था, मगर मैं ड्राइवर के अंदर थी, उसे गाड़ी नहीं रोकने दी। उसने गाड़ी को और तेजी से दौड़ाते हुए एक पेट्रोल पंप की टंकी से टकरा दिया। धमाके के साथ आग के शोले बुलंद होने लगे। मैं वहां से भागती हुई बंगले के अंदर आई, फिर अपने बेड पर आकर सो गई। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद ख्वाब नजर नहीं आया। वो नाश्ता छोड़कर खड़ा हो गया। नीलमा ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। वो जाने लगा तो वो बोली, चाय तो पी लो। अभी आकर पीऊँगा। मेरी वापसी तक बंगले से बाहर कदम न निकालना। वो तेजी से चलता हुआ बंगले के बाहर आकर कार में बैठ गया। फिर इसे स्टार्ट करके ड्राइव करता हुआ उन रास्तों पर जाने लगा जहाँ पेट्रोल पंप थे। तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर उसने एक तबाह हाल पेट्रोल पंप को देखा। वहाँ कुछ लोगों की भीड़ थी। 2 फोटोग्राफर्स मुख्तलिफ जावियों से पेट्रोल पंप की तस्वीरें उतार रहे थे। उसने एक जगह रुककर कार रोक दी। पैदल आकर देखा, पुलिस वालों ने एक जगह रस्सियां खींचकर हदबंदी की थी ताकि कोई रस्सियों के उस पार ना जाए, क्योंकि उस पार 6 आदमियों और 3 कुत्तों की जली हुई लाशें थीं। वो तेजी से चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। इसे स्टार्ट करके तूफानी रफ्तार से ड्राइव करता हुआ बंगले के अहाते में आया। कार से उतरकर बंगले के अंदर पहुंचा। वो चाय पी रही थी। उठकर बोली, कहाँ गए थे? वो उसका बाजू पकड़कर खींचता हुआ उसके बेडरूम में लाया। फिर बोला, कल रात तुमने ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि नींद की हालत में वो पूरी वारदात की थी जो मुझे बता चुकी हो। नहीं, मैं तो रात को सो रही थी। मैं अपनी आंखों से उस तबाह होने वाले पेट्रोल पंप को देख कर आ रहा हूँ। वहाँ पुलिस वालों के अलावा 3 कुत्तों की जली हुई लाशें भी थीं। फौरन अपनी छोटी अटैची में ज़रूरी सामान रखो। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हमें यहाँ से निकल जाना है। वो तुम्हारी तलाश में दूसरे कुत्ते भी ला सकती है। मुँह क्या देख रही हो? अटैची निकालो। वो जल्दी से एक छोटी सी अटैची निकालकर ज़रूरी सामान रखने लगी। पोरस भी अपने बेडरूम में आकर एक बैग में अपना सामान रखने लगा। उन्हें इस बंगले से निकलने में 5 मिनट लगे। अभी कोई खतरा पेश नहीं आया था। दरअसल पिछली रात की वारदात के बायस पुलिस और इंटेलिजेंस वालों में खलबली मच गई थी। वो पुलिस वालों और कुत्तों की मौत के असबाब पर गौर कर रहे थे। पेट्रोल पंप वालों के बयान के मुताबिक ड्राइवर ने खुद ही पेट्रोल की टंकी से गाड़ी टकराई थी। ऐसा कोई पागल कर सकता था, या फिर टेलीपैथी के जरिए ऐसा कराया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया कि एक अफसर, 3 सिपाही और 3 कुत्तों की मौत उन रिवॉल्वरों की गोलियों से हुई थी जो कि 2 अफसरान के पास थे। बाकी एक अफसर और ड्राइवर बचकर पेट्रोल पंप की तरफ गए थे और वहां गाड़ी समेत जल मरे। पुलिस के सिपाही और कुत्ते अपने ही अफसरों के रिवॉल्वरों से हलाक किए गए थे और ड्राइवर ने खुद पेट्रोल की टंकी से गाड़ी टकराई थी। ये नतीजा अखज़ किया जा रहा था कि उस जहरीले के साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला भी है। वो दोबारा कुत्तों को लेकर जाएंगे तो फिर कुत्तों समेत दूसरे पुलिस वाले भी मारे जाएंगे। इसलिए वो फिलहाल कुत्तों के जरिए उस जहरीली को तलाश नहीं कर रहे थे। उन्होंने इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ब्रेन आदम से कहा, आप एल्पा से रब्ता करें, उसे तमाम हालात बताएं। वो मालूम कर सकेगी कि कौन टेलीपैथी जाने वाला उस जहरीली के पुष्ट पर है। ब्रेन आदम ने अल्पा के मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया। पता चला किसी वजह से फ़ोन बंद है। वैसे अल्पा ने खुद कहा था कि सुबह ब्रेन आदम से रब्ता करेगी। उसने पिछली रात इसराइली अकाबरीन से कहा था कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह से उस जहरीली के सिलसिले में आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएं। इसराइल से बाहर जाने वाली किसी भी औरत को 1 कप दूध पीने पर मजबूर ना किया जाए। इस तरह वो जहरीली मुल्क से बाहर चली जाएगी तो वाम के लिए खतरा टल जाएगा। एक हाकिम ने कहा, उस जहरीली औरत ने हमारे मुल्क में कोई वारदात नहीं की है। अगर उस पर जबर किया जाएगा तो वो गुस्से में नागिन की तरह डस लेगी। सब ने इस बात से इत्तफाक किया और उसी वक्त ये हुक्म जारी कर दिया कि इसराइल से बाहर जाने वाली चेक पोस्टों पर से दूध पीने वाली पाबंदी हटा ली जाए। इस मीटिंग में इंटेलिजेंस का एक आला अफसर मौजूद नहीं था। उसी ने पिछली रात अपने मातियतों और कुत्तों के जरिए मंसूबा बनाया था, फिर उस पर अमल करके उन कुत्तों के साथ मर गया। इसराइल में उस जहरीली औरत ने पहली वारदात की थी। कुत्ते उसकी बू सूंघते हुए जा रहे थे। उसने कुत्तों को अपने करीब पहुंचने नहीं दिया और इस वारदात से साबित कर दिया कि उसके साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला भी है। उससे जहरीली को गिरफ्तार करने की कोशिशों में ना जाने और कितने अफराद बेमौत मारे जाते और अवाम में भी उसकी दहशत फैलती रहती। उन्होंने इसराइल से बाहर जाने वालों पर से पाबंदी हटाकर दानिशमंदी की थी। नीलमा और पोरस का भी भला हुआ, उन्हें वहां से निकल जाने का मौका मिल गया। एल्पा ने शाम को ब्रेन आदम से रब्ता किया। ब्रेन आदम ने पूछा, तुम कहाँ थी? तुमसे मोबाइल पर रब्ता नहीं हो रहा था। वो बोली, बिग ब्रदर, आप जानते हैं मैं अपनी बेटी मोना की गुमशुदगी के बायस परेशान हूँ। मोना की खातिर पारस और पोरस में भी ठन गई है। पोरस का दावा है कि उसने पारस की एक खास मातियत से मेरी बेटी को छीन लिया। वो बच्ची मुंबई से दूर एक जगह खैरियत से है। पोरस वहां पहुंचने के बाद मेरी बेटी को मेरे हवाले कर देगा। मोना को जहां छुपाया गया है, पोरस उन छुपाने वालों से टेलीपैथी के जरिए कह सकता है कि मोना को तुम्हारे हवाले कर दिया जाए।
बिग ब्रदर, आप जानते कि पोरस के पास टेलीपैथी की सलाहियत नहीं रही है। बेशक वो इस सलाहियत से महरूम हो गया, लेकिन उस जहरीली की पुश्त पर कोई टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। ब्रेन आदम ने पिछली रात का वाक़या अल्पा को सुनाया। वह हैरानी से बोली, बेशक पिछली रात जैसी वारदात हुई है उससे यही जाहिर होता है कि उनके साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला है। हमने तुम्हारे मशवरे पर इसराइल से बाहर जाने वाली औरतों पर से पाबंदी हटा दी थी। पोरस ने इस मौके से फ़ायदा उठाया होगा, यहाँ से जा चुका होगा या फिर यही होगा। तुम उससे रब्ता करो। अल्पा ने पोरस को मुखातिब किया, फिर कहा, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। परेशानियों से दूर रहने के लिए मैं सुबह से शाम तक सोती रही। प्लीज़ मुझे बताओ कब मेरी बेटी को मेरे हवाले करोगे। मैंने तुम्हारी शर्त मानकर इसराइल से बाहर जाने वाली औरतों पर से पाबंदी हटा दी थी। यह तुमने अच्छा किया। अब हम एक मुल्क एक शहर में हैं। जब हिंदुस्तान जाएंगे तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। पोरस, तुम मुझे टाल रहे हो। कल रात पेट्रोल पंप पर जो वारदात हुई उससे यह साबित हो गया है कि कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम गलत समझ रही हो। हमारे साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। कल रात क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। क्या तुम इस वारदात के बारे में कुछ बताओगी? तुम अनजान बन रहे हो, फिर भी तुम्हें बता रही हूँ। उसने पिछली रात पेट्रोल पंप पर होने वाली वारदात की तफसील बताई। फिर कहा, वो कुत्ते तुम्हारी जहरीली साथी की बू सूंघते आ रहे थे। वो सब इस तरह मारे गए जैसे टेलीपैथी जानने वाले दिमागों में घुसकर दुश्मनों को खुद मारने और मरने पर मजबूर कर देते हैं। किस तरह किसी टेलीपैथी जानने वाले ने उस जहरीली को उन कुत्तों से नहीं बचाया? पोरस ने कहा, तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि किसी ने ख्याल ख्वानी के जरिए मेरी जहरीली साथी नासरा की हिफाजत की है। तुम्हें याद होगा मैं नासरा के साथ मुंबई जाने वाला था, लेकिन वहां पहुंचते ही जहरीली नासरा को गिरफ्तार कर लिया जाता। उसी वक्त नीलमा ने त्यारे को हाईजैक करके इसराइल पहुंचा दिया। यानी उस वक्त भी उसने जहरीली नासरा की हिफाजत की थी। हो सकता है कल रात भी उसने पुलिस वालों और कुत्तों को मार डालो। वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर हमारी दोस्त है तो हमसे दिमागी राब्ता क्यों नहीं करती? ये बातें अब तक मेरी समझ में नहीं आई हैं। तुम दलाइल के साथ अपनी सच्चाई बयान कर रहे हो, मगर अक्सर तुम्हारी और पारस की मक्कारियां देर से समझ में आती हैं। अल्पा, अगर कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारा दोस्त होता तो वो ख्याल ख्वानी के जरिए नासरा को दूध पीने के मरहले से यूं गुजार देता कि किसी को उसके जहरीलेपन का पता न चलता, और मैं नासरा को यहाँ से निकाल ले जाने के लिए तुमसे न कहता कि अपने अकाबरीन से कहकर पाबंदी हटा दो। तुम ज़रा कल से सोचोगी तो मेरी तरह उलझती रहोगी कि नीलमा कभी हमारी मदद क्यों करती है। अगर करती है तो उसने मुझे और नासरा को इसराइल से निकल जाने का मौका फराहम क्यों नहीं किया? मैं मानती हूँ ये वाकई उलझाने वाली बात है। क्या वो कभी तुम्हारे या नासरा के दिमाग में आई है? सिर्फ एक बार मेरे दिमाग में आई थी। मैं मालूम करना चाहता था कि त्यारे को कौन अगवा कर रहा है। तब उसने मेरे अंदर आकर कहा था कि मुझे कोई हाईजैक करने वाला नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं पायलट के दिमाग में हूँ। तुम्हारी और नासरा की भलाई के लिए उस त्यारे का रुख बदल कर इसराइल पहुंचा रही हूँ। उसने नाम बताते हुए कहा था कि वो नीलमा है और आइंदा दिमागी राब्ता नहीं रखेगी। उसने मुझे कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया और चली गई। हो सकता है वो नीलमा ना हो, कोई और हो। मैं इस पहलू पर गौर कर चुका हूँ। खवातीन में नीलमा के अलावा आमना फराद है, लेकिन उसकी ख्याल ख्वानी में रूहानियत है। जब वो आती है तो दिमाग में एक अजीब सी ठंडक और बेखुदी का एहसास होता है। मैंने भी अपने दिमाग में आमना फराद को कुछ इसी तरह महसूस किया है। नीलमा एक अरसे से मैदान अमल में नहीं है। कभी कभी पता चलता है कि वो अपनी गुमशुदा पोते टीआर भाटिया को तलाश कर रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जहरीली नासरा की क्यों मदद करती है, फिर खामोशी से चली जाती है। मैं इस सिलसिले में जितना सोचता हूँ उलझता जाता हूँ, इसलिए खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। जब नीलमा की तरफ से कोई नुकसान पहुंचेगा तो फिर कोई बात समझ में आएगी और फिर मैं नीलमा से निपटने के बारे में सोचूंगा। क्या मुझे बताओगे कि अभी किस मुल्क के शहर में हो? क्या तुम बताओगी कि अभी तुम कहाँ हो? हम एक दूसरे से दोस्ती रखने के बावजूद छुपते फिरते हैं। मुझे तुमसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, मगर अपनी बेटी मोना की वजह से बहुत उलझी हुई हूँ। आखिर तुम भारत कब जाओगे? मैं जिस शहर में पहुंचा हुआ हूँ वहाँ के एयरपोर्ट बहुत छोटा है। हफ्ते में 2 बार दूसरे ममालिक से 2 फ्लाइट आती हैं। मैं मालूम करूँगा कि कौन सी फ़्लाइट हमें भारत के किसी करीबी मुल्क तक पहुँचाएगी, फिर हम उस फ्लाइट में जाएंगे। तुम एयरपोर्ट पर उतरते ही मालूम कर सकते थे कि अगली फ़्लाइट कब आएगी। ऐसा तक मालूम कर चुका हूँ। अगली फ़्लाइट 5 दिनों के बाद आएगी। ओ गॉड, तब तक मेरी बेटी का क्या होगा? होना क्या है? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो जहाँ भी है खैरियत से है। हालात बदलते देर नहीं लगती। जो लोग मेरी बेटी की निगरानी कर रहे हैं वो किसी नागहानी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं या पारस वहाँ पहुँच सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल मैं तुम्हारी बेटी मोना की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। तुम उस जगह का पता बता सकते हो, मैं अपनी बेटी के पास पहुँच सकती हूँ। अभी तुम कह चुकी हो कि हम एक दूसरे से छुपते हैं और कभी एक दूसरे को अपना पता नहीं बताते। बेशक हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो तो एक मासूम बच्ची है। उसका पता बताने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मोना मेरे एक ऐसे खुफिया अड्डे में है जहाँ दस्तावेजात की सूरत में मेरे बहुत से अमराज छुपा कर रखे गए हैं। तुम खुद सोचो, मैं वहाँ का पता तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? तुम कैसी कैसी बातें बनाते हो।
मैं तुम्हारे भगवान की कसम तुम्हें देती हूँ, अगर तुम मोना को यरगमाल बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हो तो साफ साफ बता दो। मैं टेलीपैथी के जरिए तुमसे हर तरह का ताउन करूंगी। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि बेटी को यरगमाल नहीं बना रहा हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पोरस ने इसलिए भगवान की कसम खाई कि वाकई उसने मोना को यरगमाल नहीं बनाया था। वो बच्ची उसके पास थी ही नहीं। एल्पा उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर थी। मायूस होकर उसके दिमाग से चली आई, अपनी जगह से उठकर टहलने लगी। उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि पारस भी अपनी बेटी के लिए कोई चाल चल रहा है। पहले ट्रेन में उसकी बेटी को चुराया गया, इसके बाद मोना मुंबई में नताशा और नतालिया के हाथ लग गई। बाद में इस्तांबुल पहुंचकर भेद खुला कि एक डमी मोना उन दोनों बहनों के हवाले की गई थी और ऐसी चालें पारस ही चल सकता था। पोरस का दावा था कि असली मोना उसके पास है। उसके खास आदमी ने पारस के एक खास मातियत को गोली मारकर उसे मोना को हासिल किया। ये पोरस की मन घड़त बात भी हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि पारस ने उन दोनों बहनों की तरह एक डमी मोना पारस के हवाले कर दियो। वो बड़ी देर तक टहलती रही और सोचती रही। फिर एक सोफे पर बैठकर ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के पास पहुंच गई। पता चला वो बाबा साहब के इदारे में है और वहां जनाब तबरेजी ने सोनिया सानी से उसका निकाह पढ़ाया है। वो अपनी दुल्हन के कमरे में जा रहा था। ऐन उस वक्त एल्पा उसके अंदर पहुंची। वो बोला, अभी सानी से मेरा निकाह पढ़ाया गया, तुम कबाब में हड्डी बनने क्यों आई हो? पारस, मैं अपनी बेटी मोना की गुमशुदगी से बहुत परेशान हूँ। अगर वो तुम्हारे पास है तो सच बताओ। इस तरह यह इत्मीनान रहेगा कि बेटी अपनी माँ के पास ना सही, बाप के पास तो महफूज है। वो बोला, आह, बेटी के गुम होने की बात करके मुझे सदमा ना पहुंचाओ। मोना नहीं मिल रही है। उसका सदमा कम करने के लिए मैं नई दुल्हन के कमरे में जा रहा हूँ। दुआ करो 9 माह बाद एक नई मोना पैदा होकर मेरा सदमा कम कर दे। बाज़ बच्चे 10 माह में पैदा होते हैं, तुम तो 9 माह के लिए दुआ करो। वो पैदा होगी तो उसकी तस्वीर तुम्हारे पास भेजूंगा। अब जाओ, दुल्हन मेरा इंतज़ार कर रही है। उसने सांस रोक ली। वो गुस्से से चीखते हुए उसे गालियां देने लगी। फिर ख्याल आया कि वो नहीं सुन रहा है क्योंकि अपने दिमाग से निकाल चुका है। वो दीवारों को गालियां दे रही है। महागुरु मानिक जातियों अपनी कोठी के बड़े गेट के पास कार ड्राइव करता हुआ पहुंचा तो देखा वहाँ एक नौजवान हसीन दोशीज़ा और एक जवान मर्द खड़ा हुआ है। मुसल्ला गार्ड ने बड़े गेट को खोला। मानिक जातियों ने कार रोककर पूछा, तुम दोनों कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हुए? फहमी ने आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, मैं आपकी मुंह बोली बहन रत्ना हूँ और ये मेरे पति प्रीतम कुमार हैं। अली ने भी हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा। मानिक जातियों फौरन कार से बाहर आकर बोला, तुम हमारी बहन रत्ना हो और यहाँ खड़ी हो, आओ मेरे साथ अंदर चलो। उसने फहमी और अली के सरों पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। फिर उनके साथ कोठी के अंदर आकर बोला, तुम फ़ोन पर कहती तो हम तुम्हारे लिए गाड़ी भेज देते। अब हम तुम दोनों को नहीं जाने देंगे, बाहर तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है। अली ने कहा, हम खतरात से खेलने आए हैं। 4 बरस तक मैं अपने साले महागुरु पांडे से छुपता रहा। दरअसल मैं और रत्ना कुछ गैर मामूली सलाहियतें हासिल कर रहे थे ताकि आइंदा हमें भाई पांडे से डर कर और छुपकर ज़िंदगी ना गुजारना पड़े। फहमी ने कहा, वैसे हम आपके साथ ही रहेंगे, मैं भाई के घर को अपना घर समझ कर आई हूँ। वो खुश होकर बोला, सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहो, मैं किसी दुश्मन को तुम दोनों के करीब नहीं आने दूंगा। वो दोनों को एक कमरे में लाकर बोला, वैसे तो ये पूरी कोठी तुम्हारी है, मगर आराम करने के लिए आज ये कमरा है। बहुत रात हो चुकी है, आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कल सुबह बहुत बड़ा जश्न मनाऊँ, बड़े बड़े इज्जतदार लोगों को दावत दूँ। तुम उनकी मौजूदगी में मुझे राखी बांधोगी। मैं तुम्हारे भाई पांडे को भी दावत दूंगा। अली ने कहा, भाई जातियों प्लीज़ कल जश्न मनाने का प्रोग्राम ना बनाओ। हम 1-2 रोज़ यहाँ छुप कर रहेंगे और ये तमाशा देखेंगे कि भाई पांडे हमसे दुश्मनी करने के लिए और कितने दुश्मनों से दोस्ती करेगा। मानिक जातियों ने कहा, हाँ मुझे याद आया, बड़े मुल्कों के जासूस फरहाद अली तैमूर को कत्ल कराने के लिए महागुरु पांडे से सौदा कर रहे हैं कि वो रत्ना को ढूंढकर महागुरु पांडे के हवाले कर देंगे। वो जासूस मुझसे भी सौदा करना चाहते थे। मैंने साफ कह दिया कि जिसे बहन कह दिया उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी आंखें निकाल कर फेंक दूंगा। मैंने उस जासूस और उसके गाइड को इस शहर से निकाल दिया है। अली ने कहा, इससे क्या होगा? दूसरे कई जासूस रत्ना को तलाश करने आएंगे और पता नहीं हमारे खिलाफ और कैसी साजिशें होंगी। हम यहाँ छुपकर उन साजिशों को समझना चाहते हैं। ठीक है, बाहर किसी को खबर नहीं होगी कि तुम दोनों यहाँ हो। बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ। वो उन्हें कमरे में छोड़कर चला गया। दूसरी सुबह खिलाफ तवक्को वाक़या पेश आया। असली रत्ना अपने पति मोहनदास और अपने एक बच्चे के साथ ट्रेन के जरिए आ गई। सबसे पहले जासूसी इदारे के मुसव्विर और उसके साथी सुराग रसानों की नई टीम ने उन्हें देखा। पहले वाली टीम के जासूस ने उनसे रब्ता करके बता दिया था कि महागुरु मानिक जाति और उसके चेले उन्हें देखते ही गोली मार देंगे, लिहाजा वो शहर छोड़कर जा चुकी हैं। अब सुराग रसानों की नई टीम रत्ना को तलाश करके उसके भाई महागुरु पांडे के पास पहुंचाएगी। उस नई टीम के जासूस इसी कंपार्टमेंट में थे जिसमें रत्ना सफ़र कर रही थी। उन्होंने रत्ना की तस्वीर का जो खाका बनाया था वो उसी खाके के मुताबिक थी। फिर इस टीम के साथ हिंदी और अंग्रेज़ी समझने वाले 2 गाइड थे। उनमें से एक ने रत्ना के पति मोहनदास के पास आकर
एक हमसफ़र की हैसियत से पूछा। मैं पहली बार पूरी शहर जा रहा हूँ, अब कितना फासला रह गया? मोहनदास ने कहा, हम सिर्फ आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। क्या तुम इसी शहर में रहते हो? मेरी वाइफ इस शहर में रहती थी। उसके भाई महागुरु धनराज पांडे ने 7 घंटों तक सांस रोककर आलमी शोहरत हासिल की है। शायद तुमने अखबारात में पढ़ा होगा। हाँ, मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो बहन अपने भाई को कामयाबी की बधाई देने जा रही है। हाँ, बधाई तो देना चाहिए, लेकिन भाई अपनी बहन से नाराज़ है। अब मैं क्या बताऊँ, कुछ घरेलू झगड़े हैं, हम उन्हें निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। उस गाइड ने सुराग रसानों के पास आकर उसके रत्ना होने की तस्दीक की। फिर मोबाइल फ़ोन के जरिए महागुरु पांडे से रब्ता किया और कहा, मैं उन्हीं जासूसों का गाइड हूँ जो रत्ना को आपके हवाले करके फरहाद को कत्ल करना चाहते हैं। मगर तुम्हारा आवाज़ तो दूसरा है। हाँ, महागुरु मानिक जातियों ने पहले गाइड और जासूस को गोली मारने की धमकी देकर शहर से निकाल दिया और चैलेंज किया कि रत्ना उसकी मुंह बोली बहन है, कोई उसे महागुरु पांडे के हवाले करेगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस उसरा किसी को का गोली मारेगा? रत्ना दिखाई दे तो हमका खबर करो। महागुरु, हमारे साथ रत्ना ट्रेन में है और 10 मिनट में पूरी के रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। क्या हम इसे अगवा करके ले आएं या आप खुद स्टेशन आएंगे? हमारी बहनों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम अभी स्टेशन पहुंच रहे हैं। पूरी आखिरी स्टेशन है। रत्ना अपने पति और बच्चे के साथ ट्रेन से उतरकर रेलवे पुलिस के दफ्तर में आई। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मैं महागुरु पांडे की बहन रत्ना हूँ, आपके आला अफसर से बात करना चाहती हूँ। यहाँ हमारी जिंदगियों को खतरा है। आप अपने चंद सिपाहियों के साथ महागुरु पांडे से मुकाबला न कर सकेंगे और ना हमारी हिफाजत कर सकेंगे। इंस्पेक्टर रिसीवर उठाकर आला अफसर से रब्ता करने लगा। दूसरी तरफ महागुरु पांडे अपनी कार में स्टेशन की तरफ आ रहा था। उसने मोबाइल के जरिए रब्ता करके कहा, महागुरु मानिक जातियों, हम बोल रहे हैं, तुम हमारी आवाज़ पहचानते हो ना? मानिक जातियों ने कहा, हर इंसान की आवाज़ को मौत भुला देती है। इतने सवेरे फ़ोन किया है, बात क्या है? तुम दूसरे मुल्क के जासूस को धमकी दे रहा कि कोई हमारी बहन को हमारे पास पहुंचाएगा तो तुम उसका जिंदा नहीं छोड़ोगे। हमारे एक जासूस ने बताया कि रत्ना इस वक्त ट्रेन से आई है, स्टेशन में है, हम उसका लेने जा रहे हैं, तुम रोक सकत हो तो रोक लो। उस वक्त मानिक जातियों नाश्ते की मेज़ पर फहमी और अली के साथ था। उसने फहमी को देखा, गोया रत्ना को देखा, फिर कहका लगाते हुए फ़ोन पर कहा, पता नहीं तुम किस रत्ना को लेने रेलवे स्टेशन जा रहे हो। ये जो बाहर से आने वाले अंग्रेज़ जासूस होते हैं ना, ये दूसरों को खूब उल्लू बनाते हैं। वो फरहाद अली तैमूर को कत्ल कराने के लिए एक ही शक्ल की 10 रत्ना तैयार कर सकते हैं। हम तुमको रोकने नहीं आएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि असल रत्ना कहाँ है। कोई अच्छा मौका आने दो, हम सारी दुनिया के सामने अपनी और तुम्हारी बहन रत्ना को पेश करेंगे। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फहमी ने पूछा, आप अभी 10 रत्ना तैयार करने वाली बात क्यों कर रहे थे? ये कमबख्त अंग्रेज़ जासूस तुम्हारे भैया को उल्लू बना रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि रत्ना अभी सवेरे की ट्रेन से यहाँ आई है और तुम्हारा भाई उसे पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहा है। पता नहीं किस बेचारी को उन अंग्रेज़ों ने रत्ना बना दिया है। अली ने उठते हुए कहा, मैं ज़रा वॉशरूम जा रहा हूँ, अभी आकर चाय पीऊँगा। वो तेज़ी से चलता हुआ अपने कमरे में आया, फिर दरवाज़ा बंद करके मोबाइल के ज़रिए पारस से रब्ता किया। उसे सानी की आवाज़ सुनाई दी, पारस सो रहा है, खैरियत तो है? हम जिस शहर में हैं वहाँ शायद असली रत्ना आ गई है। उसका भाई उसे पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए पापा से कहो यहाँ महाराज है, वो उसके दिमाग में जाकर हकीकत मालूम करे और बेचारी असली रत्ना को भाई के जुल्म से बचाए। उसने ये कहकर फ़ोन बंद किया, फिर वॉशरूम में हाथ धोने चला गया। फहमी ने कहा, किसी गरीब बेकसूर औरत पर इसलिए जुल्म नहीं होना चाहिए कि उस बेचारी को मेरी हमशक्ल बना दिया गया है। मैं ये नहीं चाहती कि एक डमी रत्ना के बायस आप मेरे भैया से लड़ाई करें। आप कानून के मुहाफिजों के जरिए उस बेचारी को जुल्म से बचा सकते हैं। मानिक जातियों कायल होकर पुलिस के एक आला अफसर से रब्ता करने लगा। पुलिस के 2 आला अफसर कई मुसल्लह सिपाहियों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने वहां रत्ना, उसके पति और बच्चे को देखा। एक आला अफसर ने पूछा, क्या तुम ही महागुरु धनराज पांडे की बहन रत्ना हो? वो बोली, जी हाँ। 4 बरस पहले मैंने भैया की मर्जी के खिलाफ मोहनदास से शादी की थी और ये जानती थी कि भैया को हमारी शादी वाली बात मालूम होगी तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। इसलिए अपना घर और ये शहर छोड़कर अपने पति के साथ चली गई थी। तुम कहाँ गई थी? हम एक शहर से दूसरे शहर चुपते फिर रहे थे। ये जानते थे कि भैया के चेले हमें ढूंढते फिर होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तुम दोनों इतने खौफजदा थे तो अब वापस क्यों आए हो? हम एक शहर से दूसरे शहर भागते भागते और छुपते छुपते परेशान हो गए थे। मोहनदास पक्की नौकरी कहीं नहीं कर सकता था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो मेरी ममता ने कहा, हम 1-2 वक्त भूखे रह सकते हैं मगर इस मासूम को भूखा नहीं रख सकते। जबकि इसके नाना ने मेरे लिए शहर में अच्छी खासी दौलत और जायदाद छोड़ी है। मोहनदास ने कहा, मैंने भी यही सोचा कि एक दिन हमें मरना है, फिर क्यों ना पुलिस की मदद हासिल करके कानून के साए में पहुंचकर इस बच्चे को जिंदा रखा जाए। अगर आप हमारी मदद करेंगे और पांडे भैया को समझाएंगे तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आला अफसर ने रत्ना से कहा, तुमने अपने भैया के एक चेले धर्मराज को कत्ल किया है। कल मुझसे फ़ोन पर कह रही थी कि पहले तुम्हारे भैया से एतराफ़नामा लिखवाएं कि वह तुम्हें अपने चेलों के जरिए कत्ल कराना चाहता है, इसके बाद तुम खुद को कानून के हवाले कर दोगी।
वह हैरानी से बातें सुन रही थी, फिर बोली, आईजी साहब, मैं कभी किसी चूंटी को भी नहीं मारती। किसी इंसान की हत्या कैसे कर सकती हूँ? कौन है वो चेले? कौन है वो जिसे मैंने कत्ल किया है? इसी शहर में उसका कत्ल हुआ है, उसकी चिता जला दी गई है। मोहनदास ने कहा, हम अभी ट्रेन से आ रहे हैं, यह ट्रेन की टिकट है। जब मेरी पत्नी यहाँ नहीं थी तो उसे कत्ल कैसे कर सकती थी? अफसर ने सोचते हुए कहा, अगर तुम वाकई महागुरु पांडे की बहन रत्ना हो और तुम अभी ट्रेन से आई हो तो फिर धर्मराज को तुमने नहीं, किसी दूसरी औरत ने कत्ल किया है। दूसरे अफसर ने कहा, मामला उलझा हुआ है। धर्मराज को कत्ल करने वाली खुद को रत्ना क्यों कह रही थी? हमारे जासूस और पांडे के चेले उस रत्ना को तलाश कर रहे हैं और इधर ये रत्ना ट्रेन से अभी आई है। एक सिपाही ने आकर कहा, सर, महागुरु पांडे अपने दर्जनों चेलों के साथ आ रहे, उसके तमाम चेलों के पास हथियार हैं। आला अफसर ने अपने मातहत से कहा, दफ्तर के बाहर अपने सिपाहियों से कह दो कि यहाँ महागुरु पांडे के सिवा कोई नहीं आएगा। मातहत अफसर हुक्म की तामील के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद महागुरु पांडे के गरज गरज कर बोलने की आवाज़ आई। फिर वो गुस्से से पांव पटकता हुआ दफ्तर में आकर बोला, ये हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है? हमारा रिवॉल्वर भी हमसे ले लिया है, हमारे पास ऊ का लाइसेंस है। आला अफसर ने कहा, मैं किसी भी शहरी को अपने सामने हथियार लाने से रोक सकता हूँ और हथियार का लाइसेंस मनसूख कर सकता हूँ। आप मेरे सामने गरज करना बोलें, नरमी से बात करें। हम मानते हैं आप बहुत बड़े अफसर हैं, हमसे हथियार छीन सकते हैं, हमको हवालात में बंद कर सकती है, पर हमारी गैरत को बंद नहीं कर सकते। ऊ ससरी इधर लौट के आई है और हम गरज के भी ना बोलें? ये तो कोई कानून ना ही है। तो फिर गरज कर बोलते रहें, जब तक गुस्सा दिखाते रहेंगे हम रत्ना को आपके सामने नहीं लाएंगे। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर बेबसी से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने एक घुंसा मेज पर मारा। मेज का वो हिस्सा दूर तक टूट गया। उस पर रखी हुई लिखने पढ़ने की चीजें उछलकर इधर उधर जमीन पर गिर पड़ी।